Express conditions. Let us see what express conditions are. Now, there may also be and there occur in common practice auxiliary promise or undertakings of which the breach is not intended to avoid the contract but only to give a remedy in damages. कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं किसी पार्टी से तो उस टाइम पे क्या है कि ब्रीच इज नॉट इंटेंडेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली टू गिव अ रेमेडी इन डैमेजेस। आपका मान लीजिए कि अगर किसी से सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस टाइम में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उस टाइम पर में क्या होता है कि आप इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करते हैं, तोड़ते नहीं है, बट वो ओनली टू गिव अ रेमेडी इन डैमेजेस, वो डैमेज को कंपेंसेट करने के लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, यही कहा जा रहा है। These are warranties in the proper sense as defined in subsection 3. A condition of sale protecting a seller in respect of misdescription may be overridden by a warranty given before the sale takes place and damages may be recovered for breach of the warranty. देखिए, आप किसी को कुछ ए ने बी को कुछ सेल किया, कुछ भी गुड्स, कुछ कोई भी सामान सेल किया और उस सेल के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में मिस डिस्क्रिप्शन दिया। जो ऐसा मान लीजिए एक आप वाटर ऑफ बॉटल बेच रहे हैं, एक बॉटल वाटर बेच रहे हैं आप, तो बॉटल में आपका नॉर्मल वाटर है लेकिन उसमें आपने क्या लिखा हुआ है, उसका कवर में लिखा हुआ है कि इसमें आरओ मिनरल वाटर है, प्योर वाटर है, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जब आदमी ने खरीदा और पिया उसको और या सैंपल टेस्ट किया तो मालूम चला कि मिस डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो आरओ का, ना तो आरओ का पानी है ना ही वो पानी जो है सो मिनरल वाटर है, वो क्या है, नॉर्मल वाटर है। तो ये आपने क्या किया, मिस डिस्क्रिप्शन दिया, मतलब नॉर्मल वाटर को दाम लिया आपने आरओ और मिनरल का और उसको बेच दिया, तो ये मिस डिस्क्रिप्शन हुआ। मे भी, लेकिन ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, लेकिन कोई बड़ा प्रोडक्ट है उसमें आप प्रोडक्ट में वो चीज है ही नहीं लेकिन आप वो बता रहे हैं कस्टमर को कि ये चीज है, तो मे बी ओवर रिडन बाय वारंटी गिवन बिफोर द सेल टेक प्लेस। लेकिन उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सेल टेक्स, सेल जब, मतलब सेल पूरी तरह से होने से पहले आप वारंटी में बताते हैं उसको, वारंटी के अंतर्गत ये सब सारा चीज कवर हो जाएगा, आपका जो भी डैमेज होगा वो कवर हो जाएगा। Whether a statement is to be regarded as a warranty must be objectively ascertained by asking whether adopting the standard of a reasonable man. The other party assumed that the representative was to be regarded as undertaking legal liability for his assertions. जो उसमें बताया गया है बात, उसके लिए वो लीगल लायबल होगा। द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट, द रिलेटिव नॉलेज एंड मीन्स ऑफ नॉलेज ऑफ द पार्टीज and the possibility of verification are the relevant factors which would indicate whether the statement is a warranty. Thus statements में, मतलब देखिए सेल्स का जो कंडीशन है ना, उसमें वारंटी जो है, वो जो कंडीशन है वो वारंटी का कंडीशन है कि सेल्स का कंडीशन है, ये आपको डिफाइन करना होगा। स्टेटमेंट्स में भी वारंटीज व्हेन मेड बाय डीलर्स, डीलर्स ने अगर कुछ स्टेटमेंट दिया है तो डीलर्स चूंकि ऑथराइज होते हैं कंपनी के द्वारा, तो उसके द्वारा कुछ भी स्टेटमेंट दिया जाना वारंटी के अंतर्गत उसमें कवर होगा। ठीक है, दो दे वुड नॉट बी वारंटीज इफ मेड बाय प्राइवेट सेलर्स, लेकिन प्राइवेटली अगर किसी ने सेल किया है उसको और वो अगर बताता है कि ये सब उसमें है वारंटी में, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगा, उसके लिए प्राइवेट पार्टी लायबल होगा और कस्टमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। For the dealers may be in possession of special knowledge, expertise and means of information not available to ordinary person. जो डीलर है उसके पास एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट लोग हैं, टेक्निकल हैं, स्किलफुल लोग हैं और उसका कंपनी, उसको कंपनी के लोगों ने ट्रेन किया है। सो वट एवर द नॉलेज they or the statement they give, that would be considered as the warranty and it would not be considered as warranty if it is given by the private sellers. Next slide. That we discussed. Next 4. After this slide, yes, representation. Now, an affirmation as regards the goods, if it is to
have contractual effect must be part of the contract. अगर कुछ भी बात कहा जाता है गुड्स के बारे में, इफ इट इज टू हैव कॉन्ट्रैक्चुअल इफेक्ट, गुड्स के बारे में कुछ भी कहा जाता है और उसका कॉन्ट्रैक्चुअल इफेक्ट होता है, तो वो मस्ट बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का भी पार्ट होगा. इफ इट इज नॉट, इट इज ओनली अ रिप्रेजेंटेशन. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का वो बात अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो सिर्फ ये सिर्फ एक क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा. द अनट्रुथ ऑफ विच विल नॉट, और अनट्रुथ मतलब जो ट्रुथ नहीं है, जो गलत बात है, वो जो है वो गलत बात या जो अनट्रुथ है, जो बात सही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होगा. इन द एब्सेंस ऑफ फ्रॉड गिव राइज टू एन एक्शन एंड फॉर डैमेजेस, दो it may enable the other party to rescind the contract, and sometimes a representation may amount to condition precedent to the formation of the contract, so that if be untrue, the other party is discharged from all liability. अगर मान लीजिए अनट्रूथ रहता है या अनट्रू रहता है, मतलब ट्रू नहीं रहता है, तो दूसरा पार्टी को यह अधिकार होगा कि कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और डैमेज को रिकवर कर सकता है. It depends upon the intention of the parties whether an affirmation made at the time of or during the negotiations for sale is to be treated as condition or a warranty. ये डिपेंड करता है पार्टी के इंटेंशन पे. जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है सेल के लिए, दो पार्टी जब एंटर करते हैं, तो उस टाइम में उसका क्या इंटेंशन है, वो इंटेंशन पर डिपेंड करता है कि ये वारंटी है या फिर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है. एंड ऑल्दो एन असर्शन मेड बाय द सेलर ऑफ अ फैक्ट unknown to the purchaser may be strong evidence that it was intended as a warranty. Let us see again what they are saying. They are saying that although an assertion made by the seller of a fact, देखिए ऐसा कुछ फैक्ट बताया जा रहा है सेलर के द्वारा जिसके बारे में परचेजर को ज्ञान नहीं है या पता ही नहीं है, क्योंकि जो सेलर है उसको पता है लेकिन परचेजर को पता नहीं है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है. एंड इट वाज इंटेंडेड एज ए वारंटी, और उस बात को एज ए वारंटी कंसिडर किया जा सकता है. It is not necessary so in law. If the representation does not form part of the contract, that is, if it is neither a condition nor a warranty. लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो दिया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, और ना ही वो कंडीशन का पार्ट है, ना ही वारंटी का, मैंने सेल्स का जो कंडीशन है ना तो उसका पार्ट है, ना वारंटी का पार्ट है. सो इट अमाउंट्स टू एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन. तो वो क्या हो गया, वो बात हो गया एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हो गया. नॉट इंटेंडेड टू एंटर द बार्गेन एंड इट्स नो फुलफिलमेंट डज नॉट गिव राइज टू एनी राइट टू लीगल एक्शन. तो अगर मान लीजिए जो कि ना तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ना कंडीशन का पार्ट है, ना वारंटी का पार्ट है, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन दे रहा है या ओपिनियन दे रहा है, तो वो ओपिनियन जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट का और कंडीशन का या वारंटी का कोई पार्ट नहीं होगा, और उसके बारे में जो है सो लीगल लायबिलिटी या लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है उस बात के बारे में. नेक्स्ट स्लाइड. Implied conditions and warranty. Although the parties may have used no expressed words, देखिए क्या पार्टी जो है सो किसी तरह का एक्सप्रेस वर्ड्स कहा ही नहीं है, that would create such a stipulation. The law annexes too many contracts conditions, the breach of which may be treated by the buyer as avoiding the contract or given a right to damages. मतलब बहुत सारा कंडीशंस है, एनेक्जर्स है, सो मेनी एनेक्जर्स आर देयर रिगार्डिंग द कंडीशंस, द ब्रीच ऑफ विच, जिसका कि अगर उसको अगर तोड़ा जाता है तो मे बी ट्रीटेड बाय द बायर एज, तो बायर के द्वारा ये समझा जाएगा कि उसको अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट और गिव अ राइट ऑफ टू डैमेजेस. तो ऐसा कहा जाएगा कि ऐसा माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर रहे हैं.
सो दीज आर कॉल्ड एज इम्प्लाइड कंडीशंस। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट वाला, जब हमारा सिलेबस हमने डिस्कस किया था, तो उसमें क्या है, जब आप बस में मान लीजिए कुछ ओरल में लिखा हुआ है, ओरल है या रिटर्न में है, तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उसी तरह से अगर कुछ ओरल कहा जा रहा है या फिर रिटर्न में है तो उसको कहा जाएगा एक्सप्रेस कंडीशन। बट इम्प्लाइड क्या है, जो कहा नहीं गया है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसमें वो चीज होगा। जैसे आप बस में चढ़ते हैं तो ये माना जाता है कि बस का टिकट आप लेके चढ़े हैं, ये माना जा रहा है। ठीक है। So these are called an implied conditions and are enforced on the grounds that the law infers from all the circumstances of the case that the parties intended to add such stipulation to their contract but did not put it into expressed word. तो ऐसा बहुत सारा कंडीशंस है जो कहा नहीं गया है लेकिन वो ये समझा जाता है कि ये वारंटी का कंडीशन है, जो कि इम्प्लाइड है, मतलब प्रोडक्ट में निहित है, वो वारंटी का पार्ट होगा और उसको कहा जाएगा इम्प्लाइड वारंटी। Most of the statutory employed terms as to seller's duties as to title, conformity with description and quality, terms designated as conditions by the contract itself, terms similar to those or already treated as conditions in another case, time clauses in mercantile contracts, and residual category where breach of term is to be treated as giving right to treat the contract as discharge are considered as terms likely to be treated as conditions. The existence of an employed condition or warranty may be rebutted by proof of facts which show a contrary intention. अब देखिए, इम्प्लाइड कंडीशन है या वारंटी है या नहीं है, इस बारे में आपको इंटेंशन, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जाता है, किया जाता है, तो उस टाइम में इंटेंशन को देख करके आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए नेक्स्ट है पप्स। पप्स का मतलब होता है एग्जैजरेशन, मतलब जो चीज है उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बताना। लीगल टर्म्स में ऐसा कहें कि कुछ जो चीज है, जिस चीज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में बात हो रहा है, उस चीज के बारे में जितना है उससे कुछ ज्यादा कह देना। मान लीजिए एक बाइक खरीद रहे हैं आप, और बाइक पे मान लीजिए कि ऐसा है कि लेट से 400 किलो तक का वजन उस पर कैरी कर सकता है, लेकिन वो जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि नहीं, ये तो 1000 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। तो ये क्या हुआ? एग्जैजरेशन। सो लेट अस सी, अ mere puff is a vague and extravagant statement so preposterous in its nature that nobody could believe that anyone was misled by it. अगर आप मिसलीड कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही बता रहे हैं, तो वो जो है, देखिए उसी के बारे में, द एक्सटेंट टू विच अ स्टेटमेंट में बी सो कैटेगराइज डिपेंड्स ऑन द डिग्री और ऑब्वियसनेस ऑफ इट्स अनट्रूथ। तो लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितना एक्सटेंट तक वो जो कहा जा रहा है बात। मान लीजिए किसी अब कॉलेज में लेते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेना है किसी को, और कॉलेज में प्लेसमेंट लेट से कि 70 to 80% होता है, तो 70 to 80% इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड। But let us say if the institute is promising to the students that no, we have got 100% placement each and every year from the previous record, and this year also we are expecting 100%. So this is what? This is the PUPS. The circumstances of its making and in particular on the expertise and knowledge attributable to the person whom it is made. लेकिन ये जो है डिपेंड करता है कि किसको आप कह रहे हैं, उसको भी नॉलेज है कि नहीं उस बारे में। तो ये उसके एक्सपर्टीज पे भी डिपेंड एंड नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट स्लाइड। लेट अस सी व्हाट सेक्शन 13 सेज। सेक्शन 13 इज अबाउट व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। अब कंडीशन जो है उसी को वारंटी ट्रीट किया जाता है, सेक्शन 13 बोलता है।
where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground of for treating the contract as repudiate. जहां पर कि सेल किया जा रहा है इस कंडीशन पर कि एक कंडीशन फुलफिल होगा तब जाकर के सेल होगा, तो उस केस में बायर क्या कर सकता है, वेव कर सकता है कंडीशन को, और ऐसा वो कर सकता है कि ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी, कंडीशन को ब्रीच किया जा रहा है तो वारंटी को भी ब्रीच किया जाना माना जाएगा, एज नॉट एज ए ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएट. Now, where a contract of sale is not severable, severable मतलब होता है अलग करना, contract of sale sever, तो sever मतलब होता है अलग करना, ठीक है, दो चीज को अलग करना. Where a contract of sale is not severable, तो contract of sale जो है अलग नहीं किया जा सकता, and the buyer has accepted a goods or part thereof, and buyer ने या तो पूरा गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया या उसका कुछ पार्ट को एक्सेप्ट किया है, और वह द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर स्पेसिफिक गुड्स, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी स्पेसिफिक गुड्स के बारे में. सो द प्रॉपर्टी इन विच had passed to the buyer the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not. तो अगर उस केस में, जिस केस में कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से सेल को अलग नहीं किया जा सकता है, एंड बायर ने उस गुड्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है या उसका कुछ पार्ट को एक्सेप्ट किया है, स्पेसिफिक गुड्स के पार्ट को, द प्रॉपर्टी इन विच हैज पास टू द बायर, और उसका प्रॉपर्टी बायर को पास हो चुका है. सो द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर. अब देखिए किसी भी कंडीशन के ब्रीच का अगर ब्रीच होता है, मतलब कंडीशन को अगर तोड़ा जाता है, तो टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी. तो उस कंडीशन को जिसको ब्रीच किया गया है उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ वारंटी ट्रीट किया जाएगा, एंड नॉट एज ग्राउंड्स फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स, और उस केस में गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है एज ए ब्रीच of warranty. Okay, rejecting on the grounds the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract. तब तक रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली लिखा हुआ या समझा हुआ नहीं है, तब तक उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है. Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. Next slide. Transfer of property as between seller and buyer, section 18. Goods must be ascertained. Goods must be ascertained मतलब goods देखिए क्या कहा है, where there is a contract for the sale of unascertained goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. जिस गुड्स के बारे में सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है, वो असर्टेन्ड गुड्स होना चाहिए, अनअसर्टेन्ड गुड्स नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि भाई अनअसर्टेन्ड गुड्स के बारे में पता ही नहीं है और उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ठीक है. सो सिनॉप्सिस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैनॉट पास अंटिल द गुड्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब गुड्स आइडेंटिफाइड होना चाहिए, पता होना चाहिए सेलर को भी और बायर को भी. अनिश्चित गुड्स के बारे में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. होल मैंने किसी भी पूरा गुड्स का जो पार्ट है उसके बारे में नहीं बात होना चाहिए. प्रॉपर्टी एंड रिस्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट स्लाइड. Transfer of property. This and the 5 following sections of the Act deal with the question foreshadowed by Section 4 of the Act and lay down rules which assist in deciding the question when the object of the contract of sale, namely the transfer of the property in the goods to the buyer, has been affected. Next slide.
प्रॉपर्टी कैनॉट पास अंटिल द गुड्स आर आइडेंटिफाइड। गुड्स जब तक आइडेंटिफाइड नहीं है तब तक जो है प्रॉपर्टी पास नहीं हो सकता। देखिए प्रॉपर्टी पास मतलब होता है कि सीधा समझिए कि भाई ओनरशिप पास होना। प्रॉपर्टी मतलब गुड्स नहीं होता है। गुड्स खाली किसी को सामान दे दिए तो इसका मतलब ओनरशिप भी पास हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। ओनरशिप पास तभी होगा जब आपने उसका प्राइस दिया है और सेलर ने भी अपना सहमति दिया है। वैसे गुड्स तो पास तब भी हो सकता है जब आप किसी से जबरदस्ती सामान उठा के ले आएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी उसमें the goods are identified. It is a condition precedent to the passing of the property in every case. तो ये कंडीशन है कि प्रायर टू, प्रेसिडेंट मतलब प्रायर टू, प्रेसिडेंट टू द पासिंग ऑफ द गुड प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी पास होने के पहले का एक कंडीशन है इन एवरी केस दैट द इंडिविजुअलिटी ऑफ द थिंग टू बी डिलीवर्ड। माने वो जो गुड्स है वो हर एक गुड्स का इंडिविजुअल है। मान लीजिए अगर किसी को लैपटॉप दे रहे हैं तो लैपटॉप है, पीसी दे रहे हैं तो पीसी है, टैब दे रहे हैं तो टैब है, हर चीज का एक इंडिविजुअलिटी है। थिंग टू बी डिलीवर्ड शुड बी स्टैब्लिश्ड, क्या आप डिलीवर कर रहे हैं, किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये पहले से प्रेसिडेंट होना चाहिए ये कंडीशन, और आइडेंटिफाइड होना चाहिए। In any given case, there may be question whether this condition is fulfilled or not. सभी केस में ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, नहीं हुआ है तो देखा जाना चाहिए कि हुआ है ये कंडीशन फुलफिल या नहीं। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लैपटॉप के लिए और आप भेज दे रहे हैं टैब, दिस शुड नॉट हैपन। And it may be that the property will not pass even if it is fulfilled, but until it is, there is no possibility of the property passing. It is essential that the article should be specific and ascertained. साफ साफ बोल रहे हो कि ये आवश्यक है भाई कि आर्टिकल शुड बी स्पेसिफिक एंड असरटेन्ड इन अ मैनर बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। और उस गुड्स और उस आइडेंटिफाइड गुड्स के बारे में दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, एंड बोथ ऑफ देम शुड बी द बायर एंड द सेलर, both the parties should be binding with the, you know, with the terms of the contract. For unless that be so, the contract cannot be construed as contract to pass the property in that category. जैसे किसी को लैपटॉप बेचना है तो लैपटॉप ही जाएगा तभी वो समझा जाएगा कि ये प्रॉपर्टी इन गुड्स पास हुआ है। According to the terms of the contract, the seller was to supply waste coal ash as and when it was discharged from the bunkers of the powerhouse. It was held that the contract for the sale was for the sale of unascertained goods, and therefore no property passed to the buyer till the goods were ascertained. So ये केस है तेज सिंह वर्सेस State of Uttar Pradesh and others in 1981. Next slide. Part of a specific whole. देखिए पार्ट ऑफ ए स्पेसिफिक होल मतलब क्या हो गया, कोई गुड्स है जिसको कि पास होना है सेलर से बायर के पास में, ठीक है, तो होल गुड्स का कुछ पार्ट जो है ना वो पास हुआ है, उसी बारे में। It is obvious that if the contract is merely for the sale of goods by description, such as a contract for the sale of a certain quantity of malting barley or future goods, the necessary condition is not fulfilled. इस केस में क्या क्या है, सर्टेन क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी माल्टिंग बार्ली जो होता है, बार्ली जो पीने वाला होता है, या कोई फ्यूचर गुड्स के बारे में एक मैंने हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कि ये आपको भेजा जाएगा सेलर के द्वारा बायर को। तो इसमें क्या है, कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेल तो फुलफिल हुआ नहीं है, नॉर इज इट फुलफिल इवन इफ द गुड्स आर फॉर ascertained that the parties have agreed that they shall be taken from some specified larger stock। और इस केस में भी फुलफिल नहीं हुआ है, किस केस में, जिस केस में कि पार्टीज एग्री हुआ है कि स्पेसिफाइड लार्जर स्टॉक के पास से वो ले जाएगा कुछ गुड्स को। द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन वन पोर्शन ऑफ द स्टॉक more than in another, and the law which only gives effect to their intention does not transfer the property in any individual portion।
So this has been discussed in the case of White versus Wilkes in 1813. And the mere fact that an order for the delivery is given by the seller to the buyer and is lodged by the buyer with a warehouseman who holds the specified larger stock out of which the goods sold are to be taken is not sufficient to transfer the property to the buyer. देखिए स्पेसिफाइड लार्जर स्टॉक आउट ऑफ विच द गुड्स सोल्ड, लार्जर स्टॉक से गुड्स जाएगा तो कहां जाएगा, क्या जाएगा, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है. ये भी डिस्कस हुआ है लॉरी मोरवुड वर्सेस डोडिन एंड सन्स में. दैट्स वेयर द असरटेनमेंट ऑफ द गुड्स डिपेंड्स अपॉन देयर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क. बल्क जो गुड्स बल्क में है वहां से सेपरेटेड होना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए बाय द सेलर और थर्ड पार्टी और द बायर बाय देयर बीइंग सेवर्ड. सेवर्ड मतलब अलग किया जाना, बल्क बल्क के बारे में बात नहीं होना. ठीक है. अब देखिए जैसे कि हम बता रहे हैं कि आईटी प्रोडक्ट में क्या है भाई, लैपटॉप भी है, कंप्यूटर पीसी भी है, आपको जो और क्या सब है, पीसी भी है, टैब भी आ गया. तो ये सेवर्ड होना चाहिए, गुड्स बल्क में हो गया है. आईटी प्रोडक्ट कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, स्पेसिफिक होना चाहिए. वेट और मेजर्ड सम अदर प्रोसेस, सबका वेट करने का और मेजर करने का अलग प्रोसेस है. नो प्रॉपर्टी कैन पास अंटिल दिस इज डन. तो प्रॉपर्टी इन गुड्स विल नॉट पास अंटिल दिस हैज बीन डन. दिस हैज बीन डिस्कस्ड इन नेशनल कोल बोर्ड वर्सेस गैम्बल इन 1959. नेक्स्ट स्लाइड. Now let us see next, that is property and risk. In this class of case, it is necessary to distinguish the passing of the property from the transfer of the risk. क्या है, अब आपको अंतर करना होगा इस प्रॉपर्टी एंड रिस्क में. क्या है, पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द रिस्क. The risk usually passes with the property but may pass independently of it. Thus, acceptance of the delivery warrant for a certain quantity of spirit out of a larger bulk, which was liable to be deteriorate in storage, was held to put the risk of deterioration on the buyer. जैसे मान लीजिए कि आप गैस खरीद रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर, और आप एक जगह से दूसरा जगह जाना है या स्पिरिट का कुछ चीज है, तो रास्ता में तो कुछ चीज उड़ जाएगा, गैस भी उड़ सकता है, लंबा ट्रैवल है. तो वही जो कहा जा रहा है कि जब प्रॉपर्टी पास हो रहा है तो रिस्क पास हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रिस्क बाद में भी पास हो सकता है. Acceptance of the delivery warrant for a certain quantity of a spirit out of a larger bulk, which was liable to deteriorate in storage, was held to put the risk of deterioration on the buyer. तो ये रिस्क किसका हो जाएगा, बायर का हो जाएगा, सेलर का रिस्क नहीं रहेगा. आपने खरीदा था सिलेंडर 15 किलो था उसमें, और जब आया आपके पास में तो 13 किलो हो गया, जैसा हो गया. मे भी ट्रांसपोर्ट में हो गया होगा, या फिर आप डिलीवरी लिए उस टाइम में उतना और बहुत दिन के बाद यूज किए तो गैस उड़ गया. जैसे कि पेट्रोल भी उड़ जाता है, पेट्रोल गाड़ी में रखे रखे भी उड़ जाता है. ठीक है, तो उसी तरह का बात है. इक्वली इट वुड although he had acquired not property but only undivided interest in the whole bulk. Equally, it would seem that there can be none in an individual part of the chattel, such as a tree which has been felled, of which a marked portion was sold and of which the other portion is to be retained by the seller. In such a case, it is conceived the whole tree remains the property of the seller until marked portion is severed, even if the severance is to be done by the buyer. Next slide. Identification of the goods. So section 5 says the contract itself may provide that the property shall pass on the happening of some specific event. कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि वह प्रॉपर्टी जो है पास होगा ऑन हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफाइड इवेंट.
sufficient to identify the goods, and occasionally they may become identified by other means. In case where the seller sold 250 quarters of wheat out of a larger bulk belonging to him in a warehouse, and buyer took delivery of 400 quarters and pledged the remaining 850 quarters to a bank, and in the meantime the seller sold the remainder of the bulk in the warehouse of which delivery was taken, so that 850 quarters only were left in the warehouse. It was held that by the process of exhaustion of the 850 quarters became ascertained goods, and the property then passed to the buyer, so that the pledgee acquired a title thereto against the seller. In this case, the case discussed that in the state of Karnataka versus the West Coast Paper Mills Limited was held that where under a contract a company was permitted to remove bamboos from the forest area at rupees 10 per ton, and the government by subsequent order enhanced the price to rupees 20 per ton. It was held that the enhanced rate was no applicable to the bamboos cut, although not removed prior to the date of the government order. देख लीजिए उस ऑर्डर के पहले वो एप्लीकेबल नहीं होगा, because on the bamboos being cut and extricated, the goods being ascertained and in a deliverable state, the property had passed to the company. पहले से ही काट दिया है बांस को और काटने के बाद रख दिया है, उसके बाद सरकार ने रेट बढ़ाया है, तो आप में एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका गुड्स क्या हो गया, डिलीवरेबल स्टेट में था, आप भले वहां से नहीं ले गए और वो असर्टेन्ड गुड्स भी था। सेक्शन 19, नो प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड टू पास। अब गुड्स का जो प्रॉपर्टी है वो तभी पास होगा जब वो ऐसा इंटेंशन है कि पास करने का, इंटेंशन नहीं है तो पास नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। Property passes when intended to pass. Where there is a contract for the sale of a specific or ascertained goods, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी स्पेसिफिक गुड्स का सेल के बारे में और किसी असर्टेन गुड्स के बारे सेल के बारे में, the property in them is transferred to the buyer at such time transferred, किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक डेट पर हुआ है कि भाई किसी स्पेसिफिक डेट पर गुड्स जो है सो ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, तो जब तक वो डेट नहीं आता है तब तक वो जो प्रॉपर्टी है गुड्स का वो ट्रांसफर नहीं होगा। फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, द रिगार्ड शैल बी हैड टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड द सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक कि कोई दूसरे तरह का इंटेंशन अपीयर नहीं होता है, द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 20 to 24 are rules for ascertaining the intention of the parties. So सेक्शन 20 से 24 में पार्टी का इंटेंशन के बारे में डिस्कस किया गया है। As the time at which the property in the goods is to pass to the buyer. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Now, principles for determining whether the property is transferred. When it appears that the goods, the subject of the contract क्या है भाई, goods है, are specific or ascertained, जब subject of the contract specific है या ascertained है, so that it is possible for the property to pass to the buyer, it becomes necessary to determine whether it has actually passed or not. तब उस केस में ये डिटरमाइन करना जरूरी हो जाता है कि गुड्स का जो प्रॉपर्टी है वो पास हुआ है कि नहीं। दिस सेक्शन reproduces this statement in a statutory form, and the rules of construction adopted by courts are those set out in section 20 से 24। इस रूल के बारे में बताया गया है।
Next slide. Now, intention of the parties. So what does it mean by the intention of the parties? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज का मतलब होता है कि दो पार्टी मतलब सेलर एंड बायर के बीच में जो इंटेंशन है वो क्या है, ठीक है. The governing principle which should determine as to the passing of the property in the goods must be to find out what is the intention of the parties. ठीक है, तो गुड्स जो है सो पास मैंने गुड्स का प्रॉपर्टी पास हुआ है कि नहीं, होगा कि नहीं, वो जानने के पहले पार्टी का इंटेंशन जानना बहुत जरूरी है. It is open to the parties to agree that the property shall pass ipso facto immediately the goods become ascertained, or even that it shall pass at some time after the delivery is effected. जब गुड्स असरटेंड हो या स्पेसिफिक हो तो उस टाइम में इमीडिएटली पास हो जाता है, या ये पास होगा तब जब ये डिलीवरी इफेक्ट होगा तब. The desirability of making express provisions to this effect is demonstrated by the consequences of its omission from the Contract Act. It might have been thought that even in the absence of such a provision, the courts would be free to give effect to the intention of the parties to a lawful contract of sale on such an important element of the contract as transfer of the property, and that view has on some occasions been acted upon. Next. Where a company had transferred its plant and machinery to the finance corporation, and the only right the only right the company had was to redeem, and it was clear that the company could not sell the same without the concurrence of the finance corporation. It was held that the intention of the parties, notwithstanding the language of the document between the company and Messrs. Ranga Engineering Company, was to transfer the property only after obtaining the consent of the finance corporation, and there was no sale until then. So this has been discussed in PP Lok versus shares becomes complete as soon as property in the shares is intended to be transferred to the buyer. जब आप शेयर खरीदते हैं तो इमीडिएटली आप उसका जो प्रॉपर्टी है वो भी पास हो जाता है सेलर टू बायर में, वही कहा जा रहा है. सच इंटेंशन डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पर्टिकुलर फॉर्म और मोड. इस केस में क्या है, इंटेंशन चेक करना और नहीं, जैसे ही आप पैसा पेमेंट किए तुरंत आपके नाम में आ गया, शेयर आ गया. अभी तो डीमैट अकाउंट हो गया, पहले तो हाथ से ट्रांसफर होता था, ठीक है. हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म. सो सच इंटेंशन डज नॉट डिपेंड on any particular form or mode of transfer and has to be gathered from the acts of each particular case. This has been defined. This has been discussed in the case of Unity Company Private Limited versus Diamond Sugar Mills and others. Next slide. अब देखते हैं भाई ascertain goods क्या है. The term ascertain goods, which also occurs in section 58, is not defined by the act. असर्टेन गुड्स क्या है, इस बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कोई डेफिनेशन है ही नहीं. इट इज हाउएवर क्लियर दैट द वर्ड्स स्पेसिफिक गुड्स bear the meaning assigned to them in the definition clause. Goods identified and agreed upon at the time a contract of sale is made. तो goods क्या है, identified and agreed upon at the time of a contract of sale is made. Now, ascertained probably means identified in accordance with the agreement after the time a contract of sale is made. Section 23 and 25, therefore, must also be read subject to the provisions of this section, and regard must be had to the intention of the parties when considering whether the property has or has not passed in the circumstances dealt by the
those sections where teak trees to be cut were of more than 12 inches girth. It was held that till it was ascertained as to which tree fell. देखिए टीक टीक वुड जो प्लाईवुड जो होता है, प्लाई का जो ट्री होता है, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि इसको काटा जाएगा, लेकिन किस ट्री को काटा जाएगा? जो कि 12 इंच का गर्थ जिसमें है उसी को काटा जाएगा। तो ये तब तक क्लियर नहीं होगा, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज दैट टिल इट वॉज असर्टेन्ड एज टू विच, कौन सा ट्री उस रेंज में आता है कि जिसका जो जिसका मैंने 12 इंच गर्थ जो है जिस ट्री का रहेगा वही ट्री असर्टेन गुड्स होगा, और बाकी ट्री जिसका 5 इंच है, 14 इंच है, वो नहीं आएगा उस केस में। तो वो हो गया असर्टेन गुड्स। बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें ये बात डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ section 20 specific goods and deliverable states, where there is an unconditional contract for the sale of a specific good, unconditional contract है in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made, and it is immaterial whether the time of payment or the time of delivery of goods or both is postponed। जहां पर मैं कि अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, कोई स्पेसिफिक गुड्स को सेल करने के बारे में, लेकिन वो गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेट में है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, तो उस गुड्स का प्रॉपर्टी भी पास हो जाता है, चाहे वो इमीडिएट उसका ये इमेटेरियल होता है। इस बारे में ये इमेटेरियल है कि उसका पेमेंट उस टाइम पे दिया जाएगा कि बाद में दिया जाएगा, उसका डिलीवरी तुरंत दिया जाएगा कि बाद में दिया जाएगा। Examples, this section may be illustrated in the following manner. Now, sale on the 4th January of a haystack on the seller's land at the price of, this 145 pound to be paid on the 4th of February. The hay to be allowed to remain on the seller's land until the 1st of May. No hay to be cut until the price was paid. The property in the haystack passed on the making of the contract, and on the stack being destroyed by fire, the buyer must bear the loss. This has been discussed in Tarling versus Baxter. Next slide. Specific goods in a deliverable state, example, sale of a specified number of bushels of oats, the contents of a bin in a warehouse. The seller gives a delivery order to the buyer. Seller gives a delivery order to the buyer addressed to the warehouse man, authorizing delivery of the oats into the buyer and asking the warehouse man to weigh them. The warehouse man accepts the order and enters it into his books. The property has passed to the buyer as the weighing was not necessary to identify the oats or to ascertain the price, but was merely for the satisfaction of the buyer. This has been discussed in Swanwick versus Southern. Next slide, section 21. Section 21 is talking about specific goods to be put into a deliverable state, where there is a contract for the sale of a specific goods and the seller is bound to do something to the goods for the purpose of putting them into a deliverable state। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी स्पेसिफिक गुड्स के बारे में, और उस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के पहले सेलर को उस गुड्स में कुछ ऐड भी करना है, कुछ करना भी है। The property does not pass until such thing is done and the buyer has notice thereof। जैसे आप साइकिल खरीदने जाते हैं तो साइकिल का सिर्फ वो ढांचा रहता है, उसमें जो चक्का है, पैडल है, या कुछ पार्ट्स है, मान लीजिए कैरियर है, ठीक है, सीट कवर है, सीट है, पैडल है, ये सब लगवाना पड़ता, बाद में लगाता है वो लोग। तो साइकिल खरीद लिए मतलब वो उसका ढांचा उठा के क्या कीजिएगा, लाइएगा नहीं। तो सेलर को कुछ करना होगा, उसमें और भी कुछ ऐड करना है,
तो जब तक सेलर ऐड नहीं करता है तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आता है. This section may be illustrated by the following examples. Sale of the whole contents of a cistern of oil. The oil to be put into casks by the seller and then taken away by the buyer. Some of the casks are filled in the presence of the buyer by before any are removed or the remainder are filled. Fire destroy the whole of the oil. The buyer must bear the loss of the oil which had been put into the casks, the seller that of the remainder. Rug versus मिन्नट, इस केस में ये बात कहा गया. नेक्स्ट स्लाइड. Section 22. Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price. Where there is a contract for the sale of a specific goods in a deliverable state. अब ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस गुड्स के बारे में जो कि स्पेसिफिक गुड्स के बारे में जो कि डिलीवरेबल स्टेट में है, बट द सेलर इज बाउंड टू वे. अब सेलर क्या है कि उसको मेजर करना या उसको वेट करना मतलब भी जरूरी है या टेस्ट करना. To the goods for the purpose of ascertaining the price. So the property does not pass until such. तो ये इस केस में क्या होता है, प्रॉपर्टी पास नहीं होता है जब तक कि ये सब चीज नहीं किया जाता है. क्या चीज, या तो उसको वेट करना या मेजर करना या टेस्ट करना. एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ. नेक्स्ट स्लाइड. So examples are sale of a stack of bark at a certain price per ton, the bark to be weighed by the sellers and buyers agents. So part was weighed and taken away, but before anything more was done, a flood carried away the remainder. The loss of this fell on the seller. मान लीजिए आप मार्केट गए हैं आलू लेने के लिए 50 बोरा, 50 बोरा में से 25 बोरा आप जो है सो वो करवा लिए हैं, मतलब 50 बोरा नहीं, आप सोच लीजिए 100 किलो लेने गए हैं. तो 100 किलो लेने गए हैं तो 50 किलो आप जो है सो नापी करवा लिए हैं, तौल करवा लिए, वेट करवा लिए हैं और लेके जो है सो अपना गाड़ी में रख लिए हैं आप. लेकिन तब तक क्या हो गया, कुछ ऐसा चीज हो गया कि उसका सारा आलू खराब हो गया. ठीक है, मान लीजिए दुकान गिर गया, उसका आलू डैमेज हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो वो लॉस किसका होगा, वो सेलर का होगा. सीमेंस वर्सेस स्विफ्ट केस में. Now, sale of 289 specified bales of got skin containing 5 dozens in each bale at a certain price per dozen. By the usage of the trade, it was the seller's duty to see whether the bales contained the number specified in the contract. Before the seller had done this, the bales were destroyed by fire. The loss fell on the seller. Jaggery versus Farnell. Next slide. Sale of unascertained goods and appropriation. This has been discussed in section 23, where there is a contract for the sale of unascertained goods or future goods by description, and goods of that description and in a deliverable state are unconditionally appropriated to the contract assent of the buyer or by the buyer with the assent of the seller. The property in the goods thereupon pass to the buyer. Such assent may be expressed or implied and may be given either before or after the appropriation made. Delivery to the carrier, where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or the carrier or the bailee, whether named by the buyer or not, for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract. Next slide. So sale of 20 hogsheads of sugar out of a larger quantity. The seller fills 4 hogsheads which the buyer takes away. So 20 में से 4 वो लेके चला गया. Subsequently, the seller fills 16 more hogsheads and informs the buyer of this
asking him to come and take them away. The buyer promises to do so. The property has passed to the buyer. देखिए, अब ऐसा मान लीजिए कि 20 बोरा लेना है शुगर, आपको चीनी का बोरा, उसमें से 4 बोरा सेलर ने वेट कर दिया है, आप 4 बोरा लेके चले गए। अब सेलर ने क्या किया, 16 और बोरा भर दिया है और आपको फोन कर दिया कि भाई आपका बोरा रेडी है, ले जाइए। आपने उधर से हाँ भी कर दिया कि ठीक है भाई हम ले जाएंगे। तो इस केस में भी क्या हो गया, प्रॉपर्टी आपको पास हो गया, भले आप ले जाए नहीं जाए। अब ये खराब होगा गुड्स तो आपका जिम्मेदारी है, बायर का। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल to Mr. B a certain quantity of liquor out of a big cask containing a much larger quantity. The required quantity is not separated or bottled. The property the liquor does not pass to the purchaser. चूंकि ये सेपरेट नहीं किया है लार्जर क्वांटिटी से, इसीलिए ये प्रॉपर्टी इसमें पास नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 24। Goods sent on approval or on sale or return. When goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return basis or other similar terms, the property therein passes to the buyer. अब देखिए, या तो डिलीवर किया गया है किस अप्रूवल बेसिस में या ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, गुड्स पास हो गया कस्टमर को, परचेजर को। When it signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the transactions, जब वो अपना सहमति दे देता है या एक्सेप्टेंस दे देता है या और किसी तरह का पास without giving notice, without giving notice of rejection, then if a time has been fixed for the return of the goods or the expiration of time, and if no time has been fixed on expiration of, अगर मान लीजिए गुड्स आपको भेज दिया कि भाई देख लीजिए कैसा गुड्स है, रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो वापस कर दीजिए। आपने क्या किया, रख लिया, कुछ बताया भी नहीं, तो एक रीजनेबल टाइम खत्म होने के बाद माना जाएगा कि ये सेल्स हो गया, आपको दे दिया भाई। नेक्स्ट स्लाइड। So the section may be illustrated in this way: goods delivered on sale or return are pledged by the delivery. He thereby becomes the buyer of the goods, and the original owner cannot recover the goods from the pledgee. Goods delivered on sale or return to the defendant are delivered by him on similar terms to another. The latter in turn hands them to a fourth person who loses them. The defendant, being unable to return the goods, must pay for them as if he had actually agreed to become the buyer. Next slide. Next is section 26, which talks about risk prima facie passes with property. Prima facie का हिंदी होता है प्रथम दृष्टया। प्रथम दृष्टि में जो दिखता है, जो लगता है, वही माना जाता है। Unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, एग्रीड नहीं हुआ हो, सहमति नहीं बना हो, द गुड्स रिमेन एट द सेल, तब तक वो सेलर के रिस्क पे ही रहता है। अंटिल द प्रॉपर्टी, जब तक कि गुड्स का प्रॉपर्टी पास नहीं हो जाए बायर को। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयरइन इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, लेकिन जब गुड्स का प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर हो जाता है, but when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk. Whether तब जब गुड्स का प्रॉपर्टी पास हो गया तब किसके रिस्क पे आ गया, बायर के रिस्क पे आ गया, चाहे उसका डिलीवरी हुआ हो या नहीं हुआ हो। Provided also that nothing in this section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as a bailee of the goods of the other party. Next slide. For example, goods in a house held on lease and belonging to the tenant
were sold by auction under conditions expressly providing that all lots should be taken to be delivered at the fall of the hammer. ऑक्शन में क्या होता है, जो हैमर बजाते हैं ना कि 1 लाख एक, 1 लाख 2, 1 लाख 3 ऐसे करके, आफ्टर विच दे मे शुड रिमेन at the exclusive risk of the purchaser. The rent of the house was in arrear, and after the sale, the landlord threatened to distress on these goods to prevent distress. The auctioneer paid the rent and handed the net proceeds of the sale to the original owner of the goods, the tenant. It was held that the auctioneer had no right to make this deduction as the property in the goods had passed to the respective buyers and the seller therefore had no further interest in them. The auctioneer, in consequence, had no implied authority from him to pay the rent in order to save the goods from distress. This has been discussed in the case of Sweetening versus Turner. Next slide. The defendant purchased 975 bales of rice, being the whole contents of a gola, paid earnest money, and took part delivery of the price of the rice. The rest was afterwards destroyed by fire. The property in the whole had passed to him, and he was held liable to pay the balance of the price. Okay, this has been discussed in the Union of India versus West Punjab Factories Limited. Next is the defendant contracted to purchase 30 tons of apple juice. The plaintiff crushed the apples, put the juice in casks, and kept it pending for delivery. The defendant delayed taking delivery, and the juice went putrid and had to be thrown away. The defendant was liable to pay the price. The seller had been in a position to sell the goods elsewhere and acquire other goods for the postponed time of delivery, and he had not done so, and there was some loss in the meanwhile. The responsibility for the loss would have fallen on him, but in the present case, the seller had to keep the goods ready for delivery as and when the buyer proposed to take them. This has been discussed in Demi Hamilton Company Limited versus Barden. Should we continue with the rest of the slides to complete the entire, or stop here? Let us complete this. Okay, 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 okay. So let us wind up today's class. Tomorrow we will be continue.